हेलो बच्चों, तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, उसके लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, और फिर आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो हम लोग पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट हम पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की बात करेंगे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, और उसके बाद हम बात करेंगे फ्रिंज विड्थ की। ओके बच्चों, तो लेट्स सी। सिंस हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5। क्लियर है बच्चों? ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसकी हम बात करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये एक्सप्रेशन ध्यान देना है। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा R इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस 5। ओके बच्चों, तो ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, और ऊपर वाली इक्वेशन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है। फार ब्राइट फ्रिंज, हम बात करते हैं फार ब्राइट फ्रिंज की, तो ध्यान देंगे बच्चों। फार ब्राइट फ्रिंज या फिर कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए बच्चों? कॉस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि 1 होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम होता है। क्लियर है बात? तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो आई मैक्स क्या आ जाएगा? आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और कॉस फाई क्या हो गया? 1 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं आई मैक्स इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसे हम लिख सकते हैं के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आई मैक्स आ जाता है। गॉट दिस पॉइंट? और ध्यान देना है, फार मिनिमा या फिर कह सकते हैं डार्क फ्रिंज, क्या कह सकते हैं? डार्क फ्रिंज, या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कह सकते हैं बच्चों? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस केस में कॉस फाई की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू है -1। तो ऐसे में अपने को क्या मिलेगा? आई मिनिमम इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों I1 प्लस I2, और हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट I1 I2। क्लियर है बच्चों? तो आई मिनिमम को क्या लिख पाओगे? अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं के टाइम्स A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ आ रही बच्चों? अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, व्हाट वी गो टू गेट, अपने को मिल जाता है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू मिलेगा या तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपान अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, या फिर कैसे के कट जाएगा तो क्या मिलेगा? A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। क्लियर है बच्चों? अब एक चीज़ यहाँ से और ध्यान रखनी है आपको, ये जो इंटेंसिटी होता है ना, इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट होता है, जिसे हम W लिख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? या फिर स्लिट विड्थ को अगर हम कुछ और भी लिखें तो आप लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या मिल जाएगा? I1 अपान I2 इक्वल टू हो जाता है A1 अपान A2 का होल स्क्वायर,
या फिर W1/W2। W1 और W2 क्या है, फ्रिंज विड्थ है। यहाँ पर क्या है बच्चों, फ्रिंज विड्थ है। मतलब ये जो W है ना, सॉरी फ्रिंज विड्थ नहीं, स्लिट विड्थ। ये जो W है दिस इज स्लिट विड्थ। क्या बच्चों, ये स्लिट विड्थ है। स्लिट विड्थ ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस फार्मूले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉट दिस, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बच्चों यहीं पर ही फॉर मैक्सिमा। अभी आपने देखा cos फाई इक्वल टू +1 होना चाहिए। क्लियर है, क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। गॉट दिस, तो इस बात को ध्यान रखना है, cos फाई इक्वल टू +1। क्लियर है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई। क्या आ जाएगा, 2n पाई, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलेगा। तो ये फाई की जनरल वैल्यू आ जाती है। अब ऐसे में हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। सिंस क्लास 11 में एक रिलेशन पढ़ाया जाता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस। क्लियर है, तो पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आ जाएगा λ/2π इंटू में फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की ये जनरल वैल्यू रख दो तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाता है λ/2π और इंटू में 2n पाई। क्लियर है बच्चों, तो देखो पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू आ गया n λ। दिस इज द पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज। ये बेटा जनरल कंडीशन आ जाती है, ये पाथ डिफरेंस आ गया। यहाँ पर भी n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलेगा। जहाँ जहाँ पर पाथ डिफरेंस वेवलेंथ लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा वहाँ पर हमेशा ब्राइट बैंड बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर कह सकते हैं ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्लियर है, तो ये तो जनरल फॉर्म आ गया फेज डिफरेंस के लिए, इसे हम PhD लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस, और ये PD पाथ डिफरेंस। क्लियर है बच्चों, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। गॉट माय पॉइंट, तो बच्चों ये बात समझ में ओके बच्चों, तो हमने बात कर लिया इसमें कि जब ब्राइट बैंड बनता है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n पाई और पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ध्यान देंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज मिनिमा या फिर डार्क फ्रिंज। ध्यान देंगे इसके लिए cos फाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, जो कि मिनिमम वैल्यू है। और इन जनरल हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू 2n - 1 पाई। क्लियर है, वेयर n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलेगा। गॉट दिस, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ध्यान देना है, ये फाई की वैल्यू आ जाती है डार्क फ्रिंज के लिए। अब हम लिखते हैं नाउ, ये आ गया फेज डिफरेंस। क्या है ये, फेज डिफरेंस है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ पाथ डिफरेंस कैसे आता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू λ/2π इंटू में फेज डिफरेंस। तो ये वैल्यू रख लेते हैं, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आता है बच्चों, λ/2π और ब्रैकेट में फाई की वैल्यू है 2n - 1 पाई। गॉट दिस, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू आ जाता है बच्चों 2n - 1 λ/2। तो ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। गॉट दिस, यहाँ पर n की वैल्यू चलेगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? So these are the relations for phase difference and path difference respectively for constructive and destructive interference. Okay, तो let's see, अब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है, अब हम बात करने वाले यहाँ पर आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको ये भी ध्यान देना है जो इंटेंसिटी है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट के विड्थ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। गॉट दिस। अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान देना है। इसके लिए ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2, ये दो सब सोर्सेस हैं, यानी कि S1 और S2 स्लिट्स हैं। और यहाँ पर मान लिया हमने ये मेन स्क्रीन है, लेट दिस बी मेन स्क्रीन, और मेन सोर्स यहाँ कहीं पर है S। क्लियर है बच्चों, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आकर के वेव इंटरफेयर कर रही हैं, और यहाँ पर क्या बन रहा है, कोई भी बैंड बन रहा है। ये Y1 आ रहा है, ये Y2 आ रहा है। क्लियर है, ये सेंटर है O, चलो इसको C मान लेते हैं, दिस इज C, दिस इज O, दिस इज एनी पॉइंट P। क्लियर है, ये स्लिट विड्थ है स्मॉल d, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीन की डिस्टेंस है जो कि क्या है बच्चों, कैपिटल D है। कितना है, कैपिटल D। अब क्या करना है, इसको हम यहाँ से ज्वाइन करा लेते हैं, एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा है, और इससे इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पॉइंट 90 डिग्री आ रहा है, और इसे हम मान लेते हैं A है। क्लियर है, तो क्या करना है, ये एंगल भी थीटा है। गॉट दिस। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर S1 S2 जो है स्लिट विड्थ है, ये D के बराबर है। दिस इज स्लिट विड्थ, क्या है बच्चों, ये स्लिट विड्थ है। क्लियर है, और ध्यान देंगे कैपिटल D जो है ये स्क्रीन डिस्टेंस है, दिस इज स्क्रीन डिस्टेंस। क्या कहलाता है, स्क्रीन डिस्टेंस कहलाता है। और मान लेते हैं ये पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट या डार्क बैंड है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं YN। क्लियर है, ये पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट या डार्क बैंड। क्लियर है, तो क्या है, ये जो S2A है, देखो पहली वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, S1P, दूसरे ने ट्रेवल करी S2P। तो S2 से चलने वाली वेव ने इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है S2A के बराबर, जिसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, S2A क्या है यहाँ पर, दिस इज पाथ डिफरेंस। ये क्या है, दोनों के पास का डिफरेंस। क्लियर है, तो ध्यान देंगे। हम बात करते हैं अब यहाँ पर आगे, एक बार हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल S1A S2, और एक बार COP इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल S1A S2, इसमें हम लगाएंगे बच्चों साइन थीटा। तो हम लगाने वाले हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि S2A अपान हाइपोटेनियस, यानी कि S1 S2। तो ये हो जाएगा S2A अपान S1 S2 की वैल्यू है D। क्लियर है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल COP में। तो COP में आप देख पाएंगे tan थीटा हम लगाने वाले हैं। तो tan थीटा इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि OP अपान CO। OP क्या है, YN है, और अपान CO क्या है, कैपिटल D के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ एंगल्स बी स्मॉल, अगर बच्चों एंगल छोटा होगा तो हम थीटा को, साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखो, जब हम साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा लिख रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू जब हम लिख रहे हैं tan थीटा, तो क्या लिख पाओगे, S2A पाथ डिफरेंस अपान स्मॉल d इक्वल टू YN अपान कैपिटल D। तो बच्चों ध्यान दो, पाथ डिफरेंस यहाँ से S2A इक्वल टू क्या आ जाएगा, YN स्मॉल d अपान कैपिटल D आ जाता है। दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों ये आ गया पाथ डिफरेंस, हमारे द्वारा फाइंड आउट किया गया हुआ पाथ डिफरेंस आ गया विद द हेल्प ऑफ दिस सेटअप अरेंजमेंट। क्लियर है, बट अभी कुछ पल पहले हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर ब्राइट फ्रिंज बनेगा तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा के बराबर आना चाहिए। तो इस पाथ डिफरेंस को अगर हम n लैम्डा के बराबर कर देंगे
तो हमें पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा मिल जाएगा। क्लियर है। और अगर हम इसी पाथ डिफरेंस को 2n-1 लेमडा बाई 2 रख देंगे तो फिर हमें पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज मिल जाएगा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। बट फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए बच्चों वो होता है n लेमडा। तो इस पाथ डिफरेंस को लेमडा के बराबर कर दीजिए, तो वाई एन स्मॉल डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू n लेमडा। तो देखो वाई nth ब्राइट क्या मिल जाएगा, n कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी आ जाता है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। कहाँ से आ रहा है बच्चों ये, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा से nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पता चल जाती है। इसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा ओ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की लीनियर पोजीशन मिलती जाएगी। क्लियर है बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। इसी प्रकार से अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, तो लेट्स सी। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, तो लेट्स सी। देखते हैं बच्चों, तो ध्यान दो। नाउ फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाता है 2n-1 लेमडा बाई 2। तो इस पाथ डिफरेंस को इसके बराबर कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, वाई एन स्मॉल डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, वाई एन इक्वल टू आ जाएगा 2n-1 डी लेमडा बाई 2d आ गया। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। कहाँ से आ रहा है बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा से ये nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ जाती है। इसमें भी हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रख करके डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट दिस। तो ये आ जाती है लीनियर पोजीशन। ओके बच्चों, कोई कंफ्यूजन है? यहीं पर हम एंगुलर पोजीशन की अगर बात कर लें तो ध्यान देना है, हम यहाँ पर बात करते हैं अब एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज कह लें या फिर मैक्सिमा कह लें। ओके बच्चों, तो मैक्सिमा के लिए एंगुलर पोजीशन कैसे आएगा, थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि वाई एन ब्राइट ले लेंगे अपान कैपिटल डी ले लेंगे। तो वाई एन ब्राइट की वैल्यू क्या आ रही है, एन डी लेमडा अपान स्मॉल डी, और अपान में क्या बच्चों, कैपिटल डी। कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया तो एन लेमडा अपान स्मॉल डी आ जाता है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है। और अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें, डार्क फ्रिंज की बात करें बच्चों, दैट इज मिनिमा। किसकी बात कर लेते हैं, मिनिमा। तो ध्यान देना है, थीटा nth मिनिमा कैसे आएगा, ये हम tan थीटा लिखेंगे तो वाई एन डार्क अपान कैपिटल डी कर लेंगे, ये वाई एन डार्क है। क्लियर है बच्चों, तो ये आ जाएगा 2n-1 डी लेमडा बाई 2d और अपान इंटू में कैपिटल डी से कैपिटल डी हटा दो तो क्या मिल जाएगा, 2n-1 लेमडा बाई 2d। सो दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। गॉट दिस बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ से क्या कर पाएंगे, फ्रिंज विड्थ निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे बच्चों, फ्रिंज विड्थ। तो लेट्स सी व्हाट इज फ्रिंज विड्थ। यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रिंज विड्थ क्या है और उसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, तो लेट्स सी हम लोग बात करते हैं अब
ओके बच्चों, तो अब हम बात करेंगे बच्चों फ्रिंज विड्थ की और एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे। क्लियर है? तो लेट्स सी। अब हम बात करेंगे बच्चों फ्रिंज विड्थ, ध्यान से समझेंगे। फ्रिंज विड्थ क्या होता है बच्चों, ध्यान देना है। द परपेंडिकुलर गैप बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। क्या कहलाता है बच्चों? फ्रिंज विड्थ कहलाता है, और इसे हम लोग बीटा से लिखते हैं। क्लियर है? दैट इज बीटा का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? बीटा इक्वल टू बन जाएगा वाई nth ब्राइट में से वाई n माइनस 1th ब्राइट की पोजीशन घटा दो तो भी फ्रिंज विड्थ पता चल जाएगा, या फिर वाई nth डार्क में से वाई n माइनस 1th डार्क की पोजीशन हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें फ्रिंज विड्थ पता चल जाएगा। गॉट दिस? आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। तो ऐसे में क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर लिख पाएंगे, एक बार हम ब्राइट के लिए निकालेंगे, एक बार डार्क के लिए निकालते हैं। ठीक है? तो देखो ब्राइट के लिए क्या आता है, बीटा इक्वल टू वाई nth ब्राइट क्या था, n डी लेमडा अपान डी था, माइनस n माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, n माइनस 1 डी लेमडा बाई डी आ जाएगा। कॉमन टर्म बाहर करते हैं तो देखो डी लेमडा अपान स्मॉल डी बाहर हो गया बच्चों। यहाँ पर क्या है, n है, माइनस n माइनस 1 तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। तो देखो बीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, बीटा आ गया डी लेमडा अपान डी। ये है फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन। ये तब आया जब हमने ब्राइट फ्रिंज की पोजीशंस लेकर के सॉल्व किया। क्लियर है? एक बार डार्क के लिए लेकर देखते हैं। तो नाउ फॉर डार्क फ्रिंजेज, अब हम डार्क फ्रिंजेज को लेकर चलेंगे। तो देखिए क्या आने वाला है, डार्क फ्रिंजेज के केस में बीटा इक्वल टू क्या कहा मैंने, वाई nth डार्क माइनस वाई n माइनस 1th डार्क अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बीटा इक्वल टू, देखो बच्चों डार्क की पोजीशन क्या है, ये है 2n माइनस 1 डी लेमडा बाई 2d और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 और n की जगह हम रख ले रहे हैं n माइनस 1 और माइनस 1 और होल टाइम्स डी लेमडा बाई 2d। क्लियर है? तो देखो क्या मिल जाएगा, डी लेमडा अपान 2d तो बाहर कर लेते हैं, कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 2n माइनस 1। क्लियर है? और माइनस ये आ जाएगा 2n और माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस का 1, ये बच रहा है। तो देखो बेटा 2n से 2n कट गया। क्लियर है? और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा इसको हम प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या किया, n की जगह n माइनस 1 रखा तो 2n माइनस 1 हो गया और माइनस 1 हो गया। क्लियर है? तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2n माइनस 2 तो ये माइनस 2n हो गया, ये प्लस 2 हो गया और ये माइनस 1 हो गया। क्लियर है? तो 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 2 और ये प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका 2 और 1 3 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो बीटा इक्वल टू हो गया डी लेमडा अपान 2d इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया, डी लेमडा अपान डी आ जाता है। क्लियर है बच्चों? ये आ जाता फ्रिंज विड्थ। गॉट दिस? तो हमने डार्क से कैलकुलेट किया तब भी फ्रिंज विड्थ वही आ रहा है और ब्राइट से कैलकुलेट किया तब भी फ्रिंज विड्थ वही आ रहा है। इससे ये पता चलता है दैट इज फ्रिंज विड्थ remains same for maxima and minima, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि जो विड्थ मैक्सिमा की रहती है वही मिनिमा की रहती है। गॉट दिस? अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे आता है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ,
एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा कैसे आएगा, तो थीटा nth माइनस थीटा n-1 करना पड़ेगा। तो ऐसे में थीटा इक्वल टू आ जाएगा, थीटा nth देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्राइट के लिए क्या है n लेमडा अपान डी, तो n लेमडा अपान डी माइनस हो जाएगा n-1 लेमडा अपान डी। तो बच्चों लेमडा अपान डी कर लिया कॉमन मैंने, ब्रैकेट में बचेगा n-n+1 हो जाएगा, n से n कट गया तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा अपान डी आ गया। सो दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंड दिस इज लीनियर फ्रिंज विड्थ। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। गॉट दिस बच्चों, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर YDSE का होल apparatus होल सेटअप हम लोग एयर की बजाय किसी मीडियम में रख दें या किसी लिक्विड में रख दें, तो व्हाट इफेक्ट विल बी देयर ऑन फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, लेट्स सी। तो हम कह सकते हैं अगला टॉपिक जो हम डील करने वाले हैं वो ये है कि इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फ्रिंज विड्थ एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यानी कि फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर मीडियम का क्या इफेक्ट आने वाला है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो लेट्स सी, बात करते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन बीटा एंड थीटा, यानी कि लीनियर फ्रिंज विड्थ बीटा एंड एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा। तो ध्यान देंगे बेटा, इफ होल सेटअप ऑफ YDSE is kept in a medium of refractive index n, then क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, लेमडा चेंज हो जाएगा, लेमडा डैश हो जाएगा और लेमडा अपान n आ जाएगा। तो ऐसे में आप फ्रिंज विड्थ बीटा जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डी लेमडा डैश अपान डी हो जाएगा, और लेमडा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, लेमडा बाई n रख देंगे लेमडा डैश की जगह पर, तो हो जाएगा डी लेमडा अपान एन डी आ जाएगा। क्लियर है, डी लेमडा अपान एन डी आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है, ये जो n है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। क्लियर है, तो बीटा डैश जो आ जाएगा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा डैश इक्वल टू आ जाएगा बच्चों बीटा अपान एन भी लिख सकते हैं। क्लियर है, और जो थीटा डैश आएगा वो थीटा अपान एन हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, लेमडा अपान डी था, तो लेमडा अपान डी इंटू में एन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये आ जाता है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फ्रिंज विड्थ बीटा एंड थीटा। क्लियर है बच्चों, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई हो। गॉट दिस। अब यहाँ पर एक दूसरे टॉपिक को हम कवर करते हैं, दैट इज कोहेरेंट सोर्सेस। क्या होता है, क्या चीज़ प्यारे बच्चों, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो ध्यान देना है, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के केस में। बच्चों ध्यान देना है, ऐसे दो लाइट सोर्सेस जिनसे प्रोड्यूस वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस या तो हो ही ना, और अगर है तो टाइम के साथ क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे सोर्सेस क्या कहलाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहलाते हैं। यानी कि दोज टू sources of light which produces waves having constant phase with respect to time are called coherent सोर्सेस ऑफ लाइट। क्या कहलाते हैं बच्चों, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहलाते हैं। याद रहे, सेम कंपनी की
सेम वाटेज के 2 बल्ब अगर हैं, यानी कि 100 वाट के बल्ब अगर आप सिस्का कंपनी के ले आते हैं, तब भी वो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यंग्स ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, पहले सिंगल सोर्स लिया, फिर उसके सामने कर्टेन रख करके उसमें 2 होल बना करके सब सोर्सेस का निर्माण किया, जिससे कि अब वो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट की तरह काम कर पाए। और याद रहे, कोहेरेंट सोर्सेस आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू हैव सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, यानी कि कंटिन्यूअस और क्लियर इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेस का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए YDSE एक्ट किया गया। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान देना है। अब हम बात करने वाले बच्चों इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनता है। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया गया कि इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी है वो जो सेंट्रल मैक्सिमा की है वही डिफरेंट मैक्सिमास की है, ठीक है। तो जितने भी मैक्सिमाज होते हैं सभी की इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वल रहती है। यानी कि इस तरह का ग्राफ आप देखेंगे, ये इक्वल विड्थ के रहेंगे और इक्वल इंटेंसिटी के रहेंगे। क्लियर है बच्चों, तो ये हो जाता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये है इंटेंसिटी, ये है ओरिजिन। क्लियर है, तो ये मिलता है आपको, ये सब डार्क की पोजीशंस है। क्लियर है, ये डार्क की पोजीशंस है और ये मैक्सिमाज की पोजीशंस है। किसकी हैं, मैक्सिमाज की पोजीशंस है। ये जो है बच्चों ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा है। ये क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा है। फिर यहाँ पर इधर साइड ये फर्स्ट मैक्सिमा है, फिर ये क्या है, ये सेकेंड मैक्सिमा है। ऐसे यहाँ पर ये क्या है, सेकेंड मैक्सिमा है। क्लियर है, और ये क्या है, फर्स्ट मिनिमा है। समझ गए होंगे, तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो जाता है। क्लियर है बच्चों, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, सिंस वी नो दैट I इक्वल टू क्या बताया गया, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। क्लियर है बच्चों, अगर हम ये दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम ले लेते हैं, तो इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू हम I0 ले लेते हैं, देन देखो जरूर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आता है, I इक्वल टू मिलता है I0 प्लस 2, ये आ जाएगा बच्चों √I0 इंटू I0 cos phi। तो I0 बाहर आ जाएगा, I0 हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा, I इक्वल टू मिलेगा I0 हो गया 2I0 और प्लस ये मिलेगा 2I0 cos phi। क्लियर है बच्चों, क्या करो यहाँ से 2I0 कर लो कॉमन, तो ब्रैकेट में 1 प्लस cos phi बचता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2I0 1 प्लस cos 2 थीटा मानते हैं इसे। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं आपके पास, तो यहाँ पर लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसे हम लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर देखो +1 -1 कैंसिल हो गया और ये आ जाता I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव वाइल द टू इंडिविजुअल वेव्स हैव सेम इंटेंसिटी। क्लियर है, तो ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जब भी इस रिलेशन को हम लगाएंगे तो एनसीईआरटी में PYQs में भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दे रखा है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जहाँ पर फेज डिफरेंस कुछ पाथ डिफरेंस लेमडा है, वहाँ पर इंटेंसिटी k है। तो ऐसी जगह पर बताओ जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/3 हो जाए, λ/4 हो जाए। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके बच्चों, तो कॉन्सेप्ट वाइज इस टॉपिक में इतना ही कवर करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन के साथ। तो तब तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से पसंद करें, आप लोग समझें, सीखें और जानें। क्लियर है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।